बीए पार्ट सेकंड सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट, जिसके पिछले वर्चुअल लेक्चर में हमने बात करी थी फीचर्स ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च की जो नृजाति विज्ञान अनुसंधान है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसकी चर्चा हमने करी थी। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग एथनोग्राफिक रिसर्च या एथनोग्राफिक रिसर्च को करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, उसकी बात हम करें। तो सबसे पहले यह तय करना है कि ये विषय उपयुक्त है अथवा नहीं, कि जो एथनोग्राफिक स्टडी के बारे में विशेषताओं और उसकी परिभाषा और मीनिंग में हमने पढ़ा है, तो उस विशेषताओं के आधार पर हम ये तय करें कि इस विषय जिसको हमने अध्ययन के चुना है उस विषय पर एथनोग्राफिक रिसर्च या एथनोग्राफिक स्टडी उपयुक्त है क्या। ये उपयुक्त करने के बाद में जिस सांस्कृतिक समूह को हम अध्ययन के लिए चुनते हैं उस सांस्कृतिक समूह के बारे में हमें ये बात करनी है कि कोई सांस्कृतिक समूह कैसे कार्य करता है, उसके विचार, व्यवहार, विश्वास, भाषा आदि की जानकारी तथा समूह के सम्मुख किस प्रकार के मुद्दे हैं जिनका उसे सामना करना है, जैसे शक्ति है, प्रतिरोध है एवं प्रभुता है आदि के बारे में अध्ययन हमें करने हैं। तो सबसे पहले हमें तय करना है कि अध्ययन की ये उपयुक्त पद्धति है क्या। और हम ये जानते हैं कि किसी भी सांस्कृतिक समूह के बारे में जानने के लिए उस सांस्कृतिक समूह के विचार, व्यवहार, विश्वास आदि की जानकारी के लिए तथा समूह के सम्मुख मुद्दे जिनका वो फेस कर रहा है, जैसे वो सत्ता से संबंधित हों, प्रतिरोध से संबंधित हों, प्रभुता से संबंधित हों आदि मुद्दों के बारे में किसी समूह के बारे में जानने के लिए ये पद्धति सबसे उपयुक्त है। तो सबसे पहले हमें पद्धति की उपयुक्तता को तय करना है। इसके बाद में जो दूसरा स्टेप आता है इसका प्रोसीजर का, वो ये है कि हम किसी कल्चर शेयरिंग ग्रुप का निर्धारण करें। यदि हमें किसी समूह से संबंधित, किसी फील्ड से संबंधित, किसी भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित एथनोग्राफिक मेथड के माध्यम से रिसर्च करनी है, तो हमें उस भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित किसी कल्चर शेयरिंग ग्रुप का चयन करना है। ऐसा समूह है जिसमें विभिन्न लोग लंबे समय से एक साथ रहते हों और लंबे समय से एक साथ रहने के कारण उनके विचार, व्यवहार और विश्वास हैं वो एक दूसरे से मेल खाने लग जाते हैं और एक तरह से जो वहाँ उस ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोग उसको एक सामान्य समूह की भांति ट्रीट करने लग जाते हैं। तो ये दूसरे स्तर पर होता है कि हम पहले अध्ययन की उपयुक्तता की बात कर लें इस पद्धति के माध्यम से, उसके बाद में अध्ययन हेतु किसी कल्चर शेयरिंग ग्रुप का चयन कर लें। तीसरा जो स्टेप आता है इसमें, इसके बाद में हमें उस जो सांस्कृतिक समूह है जिसका हमने चयन किया है, कल्चर शेयरिंग ग्रुप का चयन किया है, उसमें किसी कल्चरल थीम को चयन करना। ये जो कल्चरल थीम है वो उसको चयन करना और मुद्दे और सिद्धांतों को चयन करना जिन मुद्दों का हमें अध्ययन करना है। ऐसी कौन सी कल्चर शेयरिंग थीम होगी जिसको हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद में जो अगला स्टेप है वो ये है कि कौन सी प्रविधियों या टूल्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हमें जो दत्त हैं उनका संकलन करना है, अध्ययन करना है। ये हमें तय करना है कि एथनोग्राफी की जो टाइप्स की हमने बात करी थी ना, उन टाइप्स में से कौन सी टाइप का इस्तेमाल करना है। हमें क्लासिकल एथनोग्राफी का करना है या क्रिटिकल एथनोग्राफी का इस्तेमाल करना है। तो जो भी उपयुक्त पद्धति होगी जिसके माध्यम से हम सूचनाओं का संकलन करेंगे, फील्ड में जाकर अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि एक फील्ड स्टडी है
तो उस अध्ययन क्षेत्र में उपस्थित होकर अध्ययन करने के लिए हमें एथनोग्राफी के कौन से टाइप का इस्तेमाल करना है उसको हम यहाँ निर्धारित करेंगे, निर्धारण करना होगा। फिर हमने जिस एथनोग्राफी के टाइप को अध्ययन किया है, क्लासिकल का किया है, क्रिटिकल का किया है, डिजिटल का किया है, या हमने जो और पद्धतियां हैं उनमें से किसी प्रकार का निर्धारण किया है, उन पद्धतियों में, उन प्रविधियों में, उन प्रकारों में कौन से टूल और टेक्निक इस्तेमाल के लिए उपयुक्त हैं, अवलोकन सही है, साक्षात्कार सही है, या और कोई दूसरी पद्धति को हम काम में लेंगे फील्ड स्टडी की, तो उन पद्धतियों को उपयोग में लेते हुए अब हमें दतों का संकलन करना है, सूचनाओं का संकलन करना है। ये 5वां स्तर होता है। फिर 6ठे स्तर पर हमें बात करनी है जी, अभी तक विभिन्न प्रविधियों, पद्धतियों, औजारों, तकनीकों को इस्तेमाल करते हुए जिन सूचनाओं का हमने संकलन किया है उन सूचनाओं का विश्लेषण अब यहाँ पर करना होता है। और जो 7वां जो प्रोसीजरल पार्ट है इसका, वो है इस विश्लेषण के आधार पर उस कल्चर शेयरिंग ग्रुप से संबंधित जो निष्कर्ष निकाले गए हैं उस निष्कर्ष का सामान्यीकरण करना। तो ये एक प्रोसीजरल पार्ट था एथनोग्राफिक स्टडी का। अब हम एथनोग्राफी को एज ए मेथड कैसे काम में लें, एक पद्धति के रूप में कैसे काम में लें, उसकी हम चर्चा करें। तो पहली जो बात होती है एक पद्धति के रूप में एथनोग्राफी की, वो ये है कि हम सब ये जानते हैं अभी तक की चर्चाओं के आधार पर कि ये एक क्षेत्रीय अध्ययन है, अर्थात फील्ड बेस्ड स्टडी है, जिसके माध्यम से व्याख्यात्मक अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहली बात, ये एक फील्ड बेस्ड स्टडी है। दूसरा ये है पर्सनल है, व्यक्तिगत है। इसमें अनुसंधानकर्ता डे टू डे लाइफ में सूचनादाताओं से फेस टू फेस कांटेक्ट के आधार पर सूचनाएं प्राप्त करता है। तो ये व्यक्तिगत है, सामूहिक नहीं है। हर प्रत्येक अनुसंधानकर्ता अध्ययन समूह में जिसका कि चयन किया गया है अध्ययन हेतु उपस्थित जितनी भी इकाइयां या व्यक्ति हैं जिनको समग्र में एक सैंपल के आधार पर हमने चयन किया है, सैंपल के रूप में चयन किया है, तो उस सैंपल की प्रत्येक इकाई व्यक्ति से वो फेस टू फेस मिलेगा और उनसे डे टू डे लाइफ की चर्चा करेगा। तो इस तरह से ये व्यक्तिगत है। तीसरी जो बात हम करें एज ए मेथड एथनोग्राफी की, ये मल्टी फैक्टोरियल है कि इसमें 2 या 2 से अधिक दत्त संग्रहण की तकनीकों का इस्तेमाल एक साथ हो सकता है। तकनीकों के उपयुक्तता के आधार पर हम साक्षात्कार भी करेंगे, हम अवलोकन भी करेंगे, हम वहाँ पर उपस्थित जो और संकेत, सिंबल्स या आर्टिफैक्ट्स हैं उनके आधार पर भी कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये यूनिफैक्टोरियल ना होके मल्टी फैक्टोरियल है। चौथा जो बात है इसके बारे में, जो ये एथनोग्राफी की हम बात कर रहे हैं, एज ए मेथड एथनोग्राफी कैसे काम करती है, उसकी चौथी विशेषता या चौथा चरण है कि यह दीर्घ अवधि तक काम करती है। लघु अवधि का अध्ययन नहीं है, दीर्घ अवधि में अध्ययन करना पड़ता है। सूचनादाताओं पर समय का कोई प्रभाव पड़ता है, परिस्थितियों का कोई प्रभाव पड़ता है, किसी तरह से उनमें कोई बदलाव तो नहीं हो रहा है। ये बदलाव किन कारणों से हो रहा है, जो परिणाम हमारे सामने उपस्थित हैं उन परिणामों का उन कारणों से कैसा संबंध है, और इन संबंधों में निरंतरता कोई बनी हुई रहती है क्या। तो एक लंबी अवधि तक अध्ययन करना पड़ता है। तो ये प्रविधि, ये पद्धति दीर्घ अवधि की पद्धति है। पांचवी जो बात की जा सकती है कि ये इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एक जनरल हाइपोथेसिस पहले बना ली गई, फिर उस हाइपोथेसिस के आधार पर स्टडी की गई और स्टडी के आधार पर हम उस हाइपोथेसिस को करेक्ट या रॉन्ग तय करें या उसमें किसी तरह का कोई अमेंडमेंट हम करें, इस तरह का इसमें नहीं है। ये इंडक्टिव है। इसमें केस स्टडी होती है और एक केस का दूसरे केस तीसरे केस से अध्ययन करते हुए
हम कोई जनरल अजम्पशंस या कंक्लूजन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो ये आगमनात्मक अध्ययन विधि है। फिर अगली बात हम ये कर सकते हैं कि एथनोग्राफिक है वो एक इंटीग्रेटिव मेथड है, ये संपूर्णता में अध्ययन करता है। इसमें पहले भी हमने बात की है कि अध्ययन हेतु हम किसी कल्चरल ग्रुप, कल्चर शेयरिंग ग्रुप को या तो एज ए होल काम में लें, पर एज ए होल नहीं लें तो उसका कोई सब पार्ट ले सकते हैं, चयनित कर सकते हैं अध्ययन के लिए, उस विषय के रूप में उसको चयनित कर सकते हैं। तो जिसका हम चयन करेंगे उसका समग्रता में, संपूर्णता के में अध्ययन किया जाता है। उसके किसी एक पक्ष का अध्ययन हम नहीं करते। ना ही ऐसा किया जा सकता है कि किसी सैंपल में जितने यूनिट्स सम्मिलित हैं उसमें से एक प्रश्न या एक सूचना किसी से ली जाए, दूसरी सूचना किसी से, तीसरी सूचना किसी से, ऐसा भी नहीं होता। जो चयनित इकाई है उस चयनित इकाई का अध्ययन के उद्देश्य को पूरा करने के दृष्टिकोण से समग्रता में अध्ययन किया जाता है। समग्रता में सूचनाओं को संकलित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये आंशिक नहीं है, पार्शियल नहीं है, अपितु ये संपूर्णता में अध्ययन की जाने वाली प्रविधि है। सोशियोलॉजी में इस प्रविधि का अध्ययन जहाँ भी कहीं भी हमें डिस्क्रिप्टिव अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है, व्याख्यात्मक अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है, या हम कहें कि समाज शास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, और सामाजिक संबंधों में इनमें अध्ययन की इकाई व्यक्ति होता है। व्यक्ति का व्यवहार मात्रात्मक नहीं होता, अपितु उसका व्यवहार गुणात्मक होता है। तो इसलिए उसका व्याख्यात्मक या उसकी समग्र स्टडी के लिए, समग्र अध्ययन के लिए एथनोग्राफी को काम में लिया जाता है। एथनोग्राफी की तरह एक्शन रिसर्च का भी इस्तेमाल अध्ययन हेतु किया जाता है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे एथनोग्राफी एंड सोशियोलॉजिकल रिसर्च की। तो समाज शास्त्रीय अनुसंधानों में एथनोग्राफी का उपयोग किस प्रकार से होता है उसकी चर्चा हमने की। एथनोग्राफी है क्या, ये नरजाति विज्ञान या नरवंश विज्ञान क्या है, ये किस तरह से काम करता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं, जब भी कभी हमें किसी सांस्कृतिक समूह, किसी सामाजिक समूह का संपूर्णता में अध्ययन करना है कि वहाँ लोग कैसे काम करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, वह उसका विचार क्या है, विश्वास क्या है, तो इन चीज़ों को संपूर्णता में अध्ययन करने के लिए हमें एथनोग्राफिक स्टडी या एथनोग्राफिक मेथड्स की मदद लेनी पड़ती है। और एथनोग्राफिकल जो रिसर्च है उसी के माध्यम से हम किसी कंक्लूजन या निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। इसमें अनुसंधानकर्ता लंबे समय तक एक ही समूह में उपस्थित होकर उन लोगों से फेस टू फेस संपर्क स्थापित करता है और फेस टू फेस ही सूचनाओं का संकलन करता है। इसलिए जब किसी भी अनुसंधान का अवलोकन करने हेतु अनुसंधानकर्ता उपस्थित होता है तो ऐसी बहुत सारी सूचनाएं मिल जाती हैं जिन सूचनाओं का प्रश्नावली या अन्य प्रविधियों के माध्यम से उनका प्राप्त करना संभव नहीं था। वह वहाँ पर अपनी पांचों इंद्रियों का प्रयोग करता है। बात केवल जिस उत्तरदाता से करनी है उससे करता है, उसके आसपास में जो माहौल है, वातावरण है, उस माहौल से जो सूचनाएं मिल सकती हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि की, किसी भी व्यक्ति के विचार एक विशेष दिशा में जाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, उनके जो सामाजिक परिवेश है, सोशल मिलियो वह कैसा है, सामाजिक परिवेश का व्यक्तित्व के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें वहाँ उपस्थित होकर बिना पूछे ही पता की जा सकती हैं। तो इस तरह से यह प्रविधि अर्थात एथनोग्राफी, नृजाति विज्ञान या नृवंश विज्ञान किसी भी सांस्कृतिक समूह की या किसी एक इकाई केस स्टडी के बारे में समग्रता के संदर्भ में सूचनाओं की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और समाज शास्त्रीय अनुसंधान में इसकी उपयोगिता निसंदेह स्पष्ट है। ये समाजशास्त्रीय अनुसंधानों में जो गुणात्मक प्रकृति के व्यवहार हैं, उन गुणात्मक प्रवृत्ति के व्यवहारों
की व्याख्या करने में, उनसे निष्कर्ष निकालने में और फिर उनका शेष समूह पर सामान्यीकरण करने में और फर्दर आगे उस क्वांटिटेटिव रिसर्च को, उस क्वालिटेटिव रिसर्च को क्वांटिटेटिव रिसर्च में बदलने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। धन्यवाद।